Define nationalism. Nationalism is a strong belief that people who share a common culture, history, language, or identity should be united as one nation and work together to promote interest of their country. It is a sense of pride and loyalty toward one nation. एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो अगर तुम नेशनलिज्म को, तो क्या क्या देश के प्रति प्यार, यानी इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, देखो इसको लिखना कैसे, 2 नंबर में दे देगा, बस देश के प्रति प्यार लिख के तो नंबर नहीं देगा। ठीक है, नहीं तो प्यार से नंबर काट लेगा, है ना। तो नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पीपल हु शेयर अ कॉमन, यानी जो आपका राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मजबूत विश्वास। ठीक है, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए जिससे क्या हो सके, जिससे लोग एक समान हो सके, शेयर कॉमन कल्चर, उनके संस्कृति, इतिहास, भाषा वगैरह पहचान से साझा करते हैं। ठीक है, सब कुछ यूनाइटेड है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, अपने देश के हितों को बढ़ावा देना चाहिए, देश को आगे लेके जाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा देश क्या हो सके, आगे बढ़ सके और क्या हो सके, बहुत आगे तक जा सके, है ना, सबसे अच्छा हो सके, हमारा देश महान हो सके, भारत महान हो सके। और हम लोग आजकल युद्ध देखते हैं आप लोग, हम लोग सब कोई किसी में लगे, हरा पीला नीला में ही लग गए हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन नेशनलिज्म, सिंपल से देश के प्रति प्यार, वफादारी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म बोलेंगे। 2 नंबर में डेफिनेशन आता है, इस बात को भी याद रखना। और बहुत मतलब पूछ लेता है, लगभग में पूछ लेता है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैटरनिज एज क्या होता है। मैटरनिज, कभी कभी मैटरनिज एज के जगह मैटरनिज ईरा भी दे देगा, कोई भी टेंशन नहीं है, उसी का बात कर रहा है। यानी नाम से पता चल रहा है, काम से ही पता चल रहा है कि मैटरनिज का जो एज है, टाइम पीरियड है, उसी को बोलेंगे मैटरनिज एज। द मैटरनिज एज रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1815 टू 1848। यहाँ 15 मत कर देना, कभी सॉरी, यहाँ पे आपके बुक में 14 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 कर लेना, 1814 कर लेना। ठीक है, 1814 टू 1848 इन यूरोप। ठीक है, नेम आफ्टर प्रिंस कैलोमिन वॉन मैटरनिज, द ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट and statesman. He played a key role shaping Europe political during the Congress of Vienna after the death of Napoleon. Napoleon एक important बनता है. This era marked by effort to restore monarchy, suppress revolutionary movement and maintain balance through the alliances. ठीक है, and conservative policies. Metternich policy aimed to prevent the spread liberalism and nationalism in Europe. क्या माजरा है, क्या कहानी है, एक वर्ड में समझाते हैं। देखो, पहला बात ये याद रखो, याद करने का तरीका कि मैटरनिज एज, यानी जो मैटरनिज का पीरियड है 1814 से 1848, इसको बोलते हैं मैटरनिज एज। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर। ये जो है, ये ऑस्ट्रिया के राजनीतिक और ये जो है राजनेता प्रिंस, कौन, प्रिंस का नाम क्या है, प्रिंस कैलेमिस वॉन मैटरनिज। ठीक है, पर नाम पर रखा गया था। इन्होंने क्या किया था, 1815 में नेपोलियन के हार के बाद वियना कांग्रेस बना था। ठीक है, वियना सम्मेलन बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, शेप दिया था, क्या यूरोपियन जो राजनीति को क्या किया था, आकार दिया था, क्या दिया था, शेप दिया था, किसको, यूरोपियन पॉलिटिक्स का, आपका पॉलिटिक्स को। ठीक है, पॉलिटिक्स को। ठीक है, इसीलिए इनका महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इस पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उनके बारे में क्या है, इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र का क्या किया, बहाली किया। ठीक है, रिस्टोर मोनार्की, सप्रेस रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट, मतलब क्रांतिकारी जो भी आंदोलन होते थे उनको दबाया। ठीक है, और क्या बनाया, अलाइंसेस बनाया, गठबंधन बनाया, और बहुत रूढ़वादी, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ बनाया, नीतियाँ बनाया, जिसके माध्यम से, जिसके कारण शांति संतुलन, ठीक है, बिल्कुल बना रहे। ठीक है, और जो मैटरनिक थे उनकी जो नीतीज़ थी, उनके जो नीतीज़ बोलो या नॉट नीतीश कुमार, पॉलिसीज़, ठीक है, नीतियाँ जो भी थी, वो यूरोप ने क्या करा था, एक आपका लिबरलिज्म बोले तो उदारवाद और राष्ट्रवाद के क्या करता, प्रसार से रोकने का, प्रिवेंट करने का काम कर रहा था। ठीक है, ये इसका मकसद था।
समझे, होपफुली। अब मुझे सबसे सच्ची बताओ, बहुत बेकार लगता है हिस्ट्री, बहुत बेकार लगता है, बट क्या करें, पढ़ाना पड़ता है, ठीक, समझे। एक बात सिंपल से याद रखना, ओवरऑल मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान में देखना। मैटरनिटी एज की बात करें 1814 से लेकर 1848, जो उसका टाइम पीरियड रहा उसको बोलेंगे हम लोग मैटरनिटी एज, ठीक है। किसके नाम पे थे वो यहाँ पे नाम पता चल गया, वो वियना कांग्रेस, जब नेपोलियन हार गया, ठीक है, वियना कांग्रेस में ज्वाइन हो गया, ठीक है, और ये अपने रूढ़वादी, ठीक है, और इसका विशेषता है कि राजतंत्र का बहाली किया, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन है उसको दबा दिया, गठबंधन, अलग अलग नीतियाँ बनाए, ठीक है, जिसके माध्यम से संतुलित मतलब पूरा शांति बना के रखा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, बिल्कुल वही वाला हाल किया इन्होंने, ठीक है, इसीलिए ये फेमस थे, ठीक है, समझे, ओके। नेक्स्ट है आपका उसी का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मैटरनिटी सिस्टम, आखिर मैटरनिटी सिस्टम का पर्पस क्या था, ठीक है, मकसद क्या था, पर्पस। वही सेम चीज़ इनका क्या पर्पस था आप लोग जान चुके हैं, ये प्रिजर्व बचाना चाह रहे थे, ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ को मेंटेन करना चाह रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ अपना कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ ला करके, ठीक है। नेपोलियनिक वॉर के बाद वो क्या कर सके, वो उनका एम था कि क्या कर सके, सप्रेस कर सके जो भी रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी आइडियाज़ जो है उसको भी दबा दे, ठीक है, और प्रिवेंट बचा सके और स्प्रेड कर सके, क्या स्प्रेड ऑफ किसके फैलने से, लिबरलिज्म को फैलने से बचा सके, एंड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को भी फैलने से बचा सके, एंड मेंटेन बैलेंस पावर अमॉन्ग द पूरे यूरोप नेशन में मेंटेन करके रखे अपना किस अलाइंसेस के थ्रू, ठीक है, हॉली अलाइंसेस, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अलाइंसेस वगैरह लाए, ठीक है। दिस सिस्टम sought to resist and movement any movement that should be treated that conservative order or lead the political unrest purpose। और आपका मैटरनिटी एज चीज़ें यहाँ से लेकर आधा चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा सेम ही है, बस यहाँ पे उसका एजेस में ऐड कर दिया, बाद बाकी वापस से पूरा का पूरा है। तो पर्पस समझ में आ गया, क्या पर्पस था कि जो भी रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ है, याद क्या क्या रखना है, ये याद रखना उसका पर्पस ये था कि भाई ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ को चालू रखेंगे, मेंटेन रखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, सप्रेस कर देंगे जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आएगा, कोई भी आंदोलन करेगा उसको दबा के रख देंगे, पावर को बना के रखेंगे, ठीक है, पूरे यूरोप नेशन में किस तरीके से अलग अलग नीतिज़ लाएंगे, ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज़ लाएंगे जिसके कारण से पूरा बना रहे हैं, ये चीज़ें था, ठीक है। एज पूछे और पर्पस पूछे लगभग सेम नहीं है, देखो दोनों में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया ताकि याद करने में आसानी रहे, ठीक है, ओके। चलिए आप, हाँ सुनो, लिखने का तरीका वैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर तुमको सब हेडिंग बनाना हो तो ये द पर्पस ऑफ मैटरनिटी सिस्टम आगे से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 और इफेक्ट ऑफ जुलाई 1830। हो सकता है आपसे एग्जाम में अलग अलग चांसेस 100% है, अलग अलग पूछेगा। रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 अगर फर्स्ट सेटिंग वाला को पूछें तो इफेक्ट क्या हुआ था ये पूछेगा सेकंड सेटिंग वाला को, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चीज़ें देख लेते हैं आखिर क्या था, ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुम लोग फर्स्ट सेटिंग वाला ये याद करके जाओ, सेकंड सेटिंग वाला ये, ऐसा मत करके जाना, ठीक है। चलो रेवोल्यूशन की बात करेंगे 1830 और क्या इफेक्ट था उसके बारे में, या फिर ऐसे पूछ सकता है आपका गिव डिटेल ऑफ जुलाई 1830 रेवोल्यूशन, तो पूरा लिख के आ जाना, ठीक है। 5 नंबर में ये पूछ देगा, 2 नंबर में ये पूछ देगा, 2 नंबर में ये पूछ देगा, समझे, सॉरी 5 नंबर में नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आता है ना, ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि पता नहीं क्या बोलती है, 5 नंबर में नहीं 4 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर सिंपल ये पूछना तो ये पूरा 4 नंबर में देगा, ये दोनों पूछना हो तो 2 नंबर में दे देगा, अगर 4 नंबर में दे दिया फिर भी वही लिख के आ जाना, पूरा नंबर मिल जाएगा, समझे। अच्छा क्या है बता देते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830, ये इस तरीके से हाईलाइट कर देना, आगे लिख देते हैं। देखो जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला पॉइंट लाइन क्लियर, पहला क्या होगा याद करने का तरीका कि जुलाई रेवोल्यूशन को 1830 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोलो सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला क्लियर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, अकर इन फ्रांस, तो तीसरा लाइन याद हो गया, सेकंड पॉइंट याद हो गया। याद ऐसे मत करना कि द जुलाई ऑफ कहाँ है, ऑल्सो छूट गया, ये छूट गया, सिंपल सा, पहला
कि जुलाई रेवोल्यूशन को हम लोग सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट ये कहाँ पे कहाँ पे हुआ था, अकॉर्डिंग फ्रांस में हुआ था। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, किसके अगेंस्ट हुआ था, किंग चार्ल्स 10, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो उसका कारण क्या था, हु ट्राई टू रीस्टोर एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, वो उनका क्या मकसद था, वो ट्राई कर रहा था कि क्या कर सके, रीस्टोर कर सके एब्सोल्यूट मोनार्की बाय इशूइंग रिप्रेसिव लॉ एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ठीक है। उनका क्या मकसद था कि हम लोग क्या करेंगे, वापस से रीस्टोर कर लेंगे अपना मोनार्की पावर दिखा करके और डिसॉल्व कर देंगे क्या, पार्लियामेंट, ठीक है। और इसी कारण क्या हो गया, जो रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। जो वर्कर्स थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने हमला कर दिया, ठीक है, किसे, फोर्स चार्ल्स एक्स टू, ये चार्ल्स एक्स मतलब ये एक्स बोले तो 10 है, ठीक है, वो रोमन उनका नाम इसी तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। एब्डिकेट एंड लुइस फिलिप जो है ये बिकम न्यू किंग, ठीक है, ऑफ द फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो सिंपल सा रेवोल्यूशन 1830 का क्या कारण यहाँ पे बताने पूछ रहा है, ठीक है। इफेक्ट बाद में, सबसे पहले 1830 को हुआ था, सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इस तरीके से याद करना, ठीक है। किसके ये जो हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था, किंग चार्ल्स 10, ठीक है, एक्स लिख देना वो रोमन नंबर में। और वो क्या ट्राई कर रहे थे कि रीस्टोर करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, लॉज लगा करके रिप्रेस करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे पार्लियामेंट को। बट लेकिन जो रेवोल्यूशन हो इसी कारण से हो गया, भाई तुम क्यों डिसॉल्व करोगे पार्लियामेंट को, है ना। तो क्या हो गया, जो लिबरल्स थे और वर्कर्स थे उन्होंने फोर्स किया कि तुम गद्दी छोड़ो, ठीक है, तुम कुर्सी छोड़ो, ठीक है, जैसे अभी बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कौन बना लास्ट में, आपका लुइस फिलिपिन्स बिकम अ न्यू किंग बन गया, किसका, फ्रांस का, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये पूछता है कि आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 1830 किस टाइप का मोनार्की बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, ठीक है, फ्रांस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार बताए, समझे, क्लियर है। आ जाओ, इफेक्ट क्या हुआ था इसमें, देखो क्या हुआ था, फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गया था, क्या हो गया, अब तुम सोचो, खुद सोचो, याद करने का तरीका उतना ज़्यादा रटना नहीं। क्या हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुआ, उसका इफेक्ट में क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पॉइंट क्लियर, याद हो गया, हाँ बिल्कुल याद हो गया, ठीक है। और जो यूरोप हो गया, देखो ये जो होता है तो हम लोग इंस्पायर हो गए उससे, होता है ना, कोई अगर आसपास में घर के मोहल्ले में या कहीं भी और लोग सक्सेस हो जाते हैं, उसको इंस्पायर हो जाती है, मूवी देख के इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है, हर 5 मिनट में अपना ये बनना है, वो मूवी देख लिया तो वो बनना है। तो इसी तरीके से भाई इतना बड़ा चीज़ हुआ तो लोग इंस्पायर तो होंगे ही ना। तो बेल्जियम के, पोलैंड के, इटली के, ठीक है, सबको चाह रहा हम लोग भी अब आज़ाद होंगे, तो वही हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा इफेक्ट ये भी हुआ। और क्या होने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, सबका अपना अपना अधिकार हो, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, ठीक है। और जो मोनार्कीज थे वो सब डर गए, ठीक है, भाग गए कि अगर फिर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर से लोग आंदोलन लगा देगा, फिर से रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, ये इफेक्ट हुआ। इफेक्ट याद करने का तरीका समझ में आया, क्या हुआ 1830 के बाद, क्या रिजल्ट मिला। इफेक्ट के बाद हो सकता है तुमसे रिजल्ट भी पूछ ले, रिजल्ट इफेक्ट की जगह रिजल्ट क्या आया, तो सिंपल से यार, क्या एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुआ, स्टेबलाइज होगा अपना डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, ठीक, उससे लोग इंस्पायर हुए, ठीक है, हो गए, तुम भी इंस्पायर हो गए, है ना। हाँ, तो बेल्जियम, पोलैंड, इटली वगैरह वो लोग भी इंडिपेंडेंस की तरफ मांग करने लगा, वो लोग भी फ्रीडम मांगने लगा कि उन लोग का हुआ तो हम लोग को भी करेंगे, है ना, हम लोग भी मेहनत करेंगे, ठीक है। क्या डिमांड होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और सबके पास राइट्स है, सबका अधिकार मिलना चाहिए। पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे, ठीक है, मोनार्की जो है वो दूर जाने लगे, हटने लगे, क्यों, डर हो गया कि भाई फिर कुछ आएंगे, फिर लोग धरना दे देगा, फिर आंदोलन कर देगा। तो ये सारे इफेक्ट है, उम्मीद करते हैं खत्म हो गया। अब देखो, अब तुमसे आखिर देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इफेक्ट पूछ सकता है, या फिर दोनों मिला के पूछ देगा। डिटेल पूछेगा, तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, 5 नंबर में अगर डिटेल होगा तो इतना, ठीक है। चलिए आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करके लिख सकते हो, उतना ज़्यादा, लेकिन मैंने चीज़ें बता दी, आई थिंक तुम्हें याद हो गया ओवरऑल चीज़ें, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं होना था, बस अपने वर्ड्स में लिख देना। उम्मीद करते कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में खास करके अभी याद करने का तरीका, ठीक है। चलो, इफेक्ट भी चीज़ सीख लिया, डिटेल भी समझ गए क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इसका इफेक्ट क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। देखो अब आते हैं क्या काउजेस है फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848, क्या कारण है। सिंपल सा पढ़ने का तरीका, देखो कोई भी रेवोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है, किस लिए होगा, नॉर्मल से बात सोचो भाई, एक तो बहुत ज़्यादा ये होगा, जॉबलेस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गरीबी होगा, बहुत ज़्यादा खाने का कमी होगा, तभी ना तुम जाओगे सरकार के पास हल्ला करने कि भाई हमको चाहिए, है ना। आप वोट मांगने वक्त बोले थे 15 लाख 10 लाख, ठीक है, अभी तक दिए नहीं, तो ये रेवोल्यूशन के कारण हो सकते, वहाँ का भी यही कारण है। अब मेंटेन करते चलो, ठीक है ना, फील थोड़ा सा ये क्या बोल सकते हैं इसको,
कितना रटोगे, थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को लेकर चलो, याद हो जाएगा, ठीक है। जो वर्किंग क्लास है, जो किसान है, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग अमीर लोग हैं, ठीक है, वो लोग मज़े मज़े करते हैं। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक कारण है कि भाई गरीब लोग इतना मेहनत कर रहा है, जो भी वर्ग मिडिल क्लास मेहनत कर रहा है, टैक्स दिए जा रहा है, और अमीर लोग अपने उसी पैसे को उड़ा रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो गया। फील कर रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, ठीक है, ज़्यादा मत रिलेट करना, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्मर, पीपल वांट टू राइट टू वोट, पीपल क्या चाह रहा था, हम लोग भी वोट का अधिकार है, हम लोग भी चाहेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। तो ये काउज हो गया, ठीक है। कारण पूछा, कारण तुम बता सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, मोनार्की अंडर द किंग लुइस, वो करप्ट था। जो देखो अपना जो किंग लुइस फिलिप्स को बनाया तो था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बनाया था, बट वो भी करप्ट निकला, ठीक है। वो पीपल को इग्नोर करने लगा, जैसे आपका मैसेज कोई को होता है ना, इग्नोर करता है, तो वही उसको इग्नोर करने लगा। भाई तुमको जनता बनाए, तुम जनता के बातों को इग्नोर करोगे तो कितना दिन सहेगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और जो भी अदर रेवोल्यूशन हो रहे थे उसको देखकर लोग इंस्पायर हो गया, भाई उन लोग किया तो हम लोग भी करेंगे। तो वही वाली ये काउजेस है, कारण है फ्रेंच रेवोल्यूशन के। उम्मीद करते हैं इससे आसान, आई थिंक मैंने भी हिस्ट्री इस तरीके से याद नहीं किया था, बट मैं तुम्हें बता दिया। काउजेस भी समझ में आ गया, आई थिंक याद भी हो गया। क्या क्या फटाफट एक बार रिकॉल करो। गरीबी था, एम्प्लॉयमेंट था, बहुत ज़्यादा गंदा सिस्टम था, खाने की कमी था। चलो किसके लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो पहला काउज हो गया, क्या था, गरीब लोग खट रहा है, अमीर लोग मस्ती कर रहा है, ये भी कारण था। चलो रेवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। डिमांड था भाई पॉलिटिकल चेंजेस हो, हम लोग को भी हक अदा कर, मतलब हक मिले, राइट टू वोट हो, ठीक है, अच्छे से फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। और जो मोनार्की बनाए थे अपना, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था ना, थोड़ी देर पहले बना के आए थे हम लोग उस वाला क्वेश्चन में। तो लुइस फिलिप्स भी ये भी करप्ट निकला, ठीक है, सबकी तरह, सब सरकार की तरह, ठीक है। तो इसको भी ये लोगों को इग्नोर करने लगा, भाई लोगों को इग्नोर करोगे, ठीक है, तो इनको हटा दिया। तो इस कारण से फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848 हुआ। उम्मीद करते हैं इतना सारी चीज़ें याद हो गया होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हो सकता है 4 नंबर में दे दे, हो सकता है 2 नंबर में दे दे, कोई इशू नहीं है। अगर 2 नंबर में दे दे तो तुम कम से कम 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। 2 भी पॉइंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, 3 भी पॉइंट लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा नंबर देने में उसको क्या बोलते हैं, कष्ट लगेगा, तो कष्ट नहीं कराना है, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी 5 नंबर चढ़ा हुआ है, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा, इतना लिख दोगे। तो क्या क्या लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम ला रहे हैं ताकि तुम याद भी करा रहे, होपफुल तुम याद कर पा रहे होगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। क्या क्या रुकावट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या रुकावट था। सोचो, क्या सोचेंगे कि कद्दू कटा हुआ है, सब में बटा हुआ है, तो जोड़ने में तो दिक्कत होगा, यूनिफाई करने में तो दिक्कत होगा, आधा पीस उधर है, आधा पीस उधर है, आधा पीस उधर है, जोड़ने में तो टाइम लगेगा। तो पहला वही तो हो गया, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट, अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट में थे, ठीक है। सबका अपना अपना रूलर था, कौन राजा चाहेगा कि हाँ हम लोग सब मिल के जाए, उसका भी तो ख़त्म हो जाएगा ना, वो अपना हक जो उतना राज कर रहा था ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये पहला रुकावट यही था कि कद्दू बहुत सारा कटा हुआ था, बटा हुआ था, ठीक है, कटोगे तो बटोगे, वही वाला चल रहा था, है ना, रिलेट कर पा रहे हो। हाँ, तो जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट, ईच क्या था, हर के अपना अपना रूलर, ये वाला था, रोला नहीं राजा, सॉरी, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रिया जो है ये चाह रहा था क्या, पूरा का पूरा जर्मन में क्या करना, ठीक है, अपना कंट्रोल रखना। तो दूसरा बात ये हो गया कि भाई एक तो जर्मनी बटा हुआ था, पूरा बटा हुआ था, ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं जर्मन में, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, ठीक है, रोक रहा था यूनिफिकेशन में, क्योंकि भाई एक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, ठीक है। सबको अगर तुम बांट दोगे तब फिर राज करने में आसानी होगा। समझ रहे हो। हाँ चलो, डिफरेंट बहुत क्या रिलीजियस डिफरेंस था, कहाँ पे, नॉर्दर्न जर्मनी में, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली क्या था, वहाँ पे मोस्टली जो है ना, मोस्टली प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। और साउदर्न जर्मनी में जो आपका ये कैटेगरी है, जैसे अभी नॉर्मली जात पात का जो मसला है ना, इधर है, इधर मतलब बहुत सारे जाति धर्म के अलग अलग डिफरेंस के लोग रहते थे। एक कारण ये भी था कि हम लोग क्यों मिलेंगे उससे, फील कर पा रहे हो, और जो चीज़ें यहाँ भी नॉर्मली आप अपने आंखों के सामने देखते भी होंगे, ठीक है। कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। दूसरा कारण ये भी, ताकि वो लोग को क्या कर सके, यूनाइट कर सके, लोग को एक कर सके,
ये भी कारण था, ताकि यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, रुकावट आ रहा था यूनिफिकेशन जर्मनी में, ठीक है। और जो स्मॉलर जर्मनी, जो छोटे छोटे स्टेट है जर्मन के, वो डरा हुआ था, ठीक है। क्यों डरा हुआ था भाई? एक तो छोटा है, ऊपर वाला है वो कुछ हम लोग को डोमिनेंट है, ठीक है, वो कुछ कर देगा, ये कारण था। समझे क्या क्या कारण था? पहला कद्दू कटा हुआ था, दूसरा क्या था, ऑस्ट्रिया जो है पूरा कंट्रोल करना चाह रहा था, वो रोक रहा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये एकीकरण नहीं होने देना है, नहीं तो फिर राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझे? हाँ समझे। रिलीजियस डिफरेंस था, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग रहते थे, इसी कारण से कोई एक दूसरे से नहीं चाह रहा था कि भाई हम लोग एक साथ क्यों होंगे, ये भी एक कारण था। एक स्ट्रांग लीडर चाहिए था ताकि वो लोग को बता सके भाई सबका साथ सबका विकास हो सके, समझे? हाँ समझे। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो स्मॉलर जन जो भी हो सके, थोड़ा सा होता है ना कि हाँ हम लोग को एक होना चाहिए, कोई आ रहा था बट वो बहुत कम पावर के हिसाब से, कम पावर है इसलिए छोड़ दिया यार, क्या ही बोलेंगे, कहीं वो लोग ऐसा हम लोग को दबा ना दें, इसी कारण से, समझे? समझ में ये याद हो गया? ये भी याद हो जाना चाहिए। आई थिंक इतना ईजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? ABCD करके बोलेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉज द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। आपको पूछा है कि ऑस्ट्रिया का क्या रोल था, क्या रोल था किसमें? एक रोल नहीं जी, क्या रोल अदा किया था किसमें? यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी में। तो देखो, रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, रुकावट दोनों के में, इन लोग तो चाह ही रहा था भाई एकीकरण यूनिफिकेशन होने ही ना दे, एक होने ही ना दे, कद्दू काट के रखेंगे, बांट के रखेंगे और राज करके रखेंगे, ठीक है, यही वाला हाल था। तो देखो, तो आधा चीज़ इसी क्वेश्चन को तुम तो 2 लाइन में तो इसी को खींच दिए तुमने, है ना। तो इटली की बात करें तो देखो, ऑस्ट्रिया जो है कंट्रोल कर रहा था नॉर्दर्न साइड, ठीक है, जहाँ पे आपका कुछ रीजन, जैसे यहाँ पे जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न इटालियन रीजन, जैसे आपका लॉम्बार्डी और आपका वेनेटिया, ये सब क्या था? विच मेड यूनिफिकेशन डिफ़िकल्ट, ये जो डिफ़िकल्ट कर रहा था, रुकावट ला रहा था, कंट्रोल करके रखा था, तुम लोग एक होने नहीं देंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो है ये सप्रेस कर रहा था, दबा रहा था नेशनलिज्म मूवमेंट, कोई भी नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उसको दबा रहा था, ठीक है। और क्या कर रहा था? और रिवोल्ट कर रहा था टू मेंटेन, ताकि क्या कर सके? डोमिनेंस, अपना दबदबा बना कर रख सके, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सीधे बैठे रहो, ठीक है। तो वही वाला चीज़ था, समझे? हो गया ना? क्या इटली में क्या किया था और जर्मनी में क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? पूरा उनका था कि यहाँ से पढ़ते ही आ रहे हो कि जर्मनी में उनका क्या था कि पूरा का पूरा जर्मनी को कंट्रोल करके रखेंगे, और वो डोमिनेंट वहाँ पे भी रहे, ठीक है। अपोज के किसका? जो भी आए, ठीक है, अपोज के किसका? यूनिफिकेशन अंडर द पर्शियन लीडरशिप, ठीक है। क्या चाह रहा था? क्या चाह रहा था? ऑस्ट्रिया वांट टू मेंटेन द इन्फ्लुएंस ओवर द जर्मन स्टेट। वो चाह रहा था कि भाई पूरा हम ही लोग मेंटेन करके रखिए और कोई भी चीज़ इधर से उधर ना जा सके। रेसिस्ट एनी एफर्ट टू यूनिफाई जर्मनी। कोई भी चीज़ें नहीं आना चाहिए, कोई भी एफर्ट नहीं लगना चाहिए ताकि जर्मनी यूनिफाई हो जाए, एक हो जाए। क्लियर है? समझे? आ गया? चलो, नहीं आया तो फिर से सुन लेना। आ जाओ, गरीबाल्दी, ठीक है, क्या डिस्कस, उनका वर्क का डिस्कस कीजिए, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। बताओ क्या किया था? कुछ तो किया था। चलो, क्या किया था देख लेते हैं। तो तुमसे पूछा वर्क ऑफ गरीबाल्दी, तो देख लेते हैं यूनिफिकेशन इटली में उनका क्या रोल रहा था। देखो, क्योंकि वो लोग तो एकीकरण होने तो दे नहीं रहा था। तो देखो, गरीबाल्दी जो एक स्किल जनरल थे, ठीक है, कहते एक स्किल जनरल थे जो लीड किया था बहुत सारा बैटल फॉर इटालियन यूनिफिकेशन। एक मान लो भाई एक ये स्किल पर्सन आ गया तो वो तो जानता ही होगा ना किस तरीके से लीड करते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी उन्होंने बैटल्स वगैरह लड़के रखे था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लीड किया, रेड शर्ट, ठीक है। और उनके जो वॉलेंटियर्स थे, उनके जो आर्मी थे, उन्होंने भी बहुत मेजर रोल अदा किया। किसको साउदर्न इटली को यूनिटिंग करने के लिए, मतलब एक करने के लिए, जा कर समझा रहे हैं भाई ऐसा है, ठीक है, एक हो जाओ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, ठीक है, हम लोग सब एक रहें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो गरीबाल्दी इंस्पायर्ड किया किसको? पीपल को, ठीक है, ताकि वो क्या सके? फ्रीडम पा सके, यूनिटी और सिंबल ऑफ क्या हो सके? बिकम अ सिंबल ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। तीसरा पॉइंट हो गया, गरीबाल्दी पूरा एफर्ट लगाया, ठीक है, हेल्प किया, यूनाइट किया नॉर्दर्न एंड साउदर्न इटली को, और जितने भी था, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग बहुत इनका अहम रोल रहा किसमें? फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाई इटली इटालियन स्टेट। किसका बात करें? गरीबाल्दी का।
ओवरऑल क्या याद रखना है, ये एक स्किल जनरल थे जो बहुत सारे बैटल लड़े, पहला बात ख़त्म। दूसरा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइज बनाया और उसको लीड किया रेड शर्ट्स के नाम से, ठीक है। उनके जो वॉल्टियर्स थे, आर्मी थे, उन्होंने भी बहुत मेजर रोल अदा किया, ठीक है। जा के समझाया, अलग अलग जगह के यूनाइट किया किसको, साउदर्न इटली को। गरिबाल्दी इंस्पायर्ड पीपल, ठीक है, विथ हिज डेडिकेशन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसको जो फ्रीडम चाहिए भाई, हम लोग आज़ाद होंगे। यूनिटी बिकम अ सिंबल ऑफ इटालियन नेशनलिज्म, उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि जो आपका यूनिटी है वो सिंबल ऑफ नेशनलिज्म है, इटालियन नेशनलिज्म है। फिर गरिबाल्दी बहुत सारा एफर्ट लगाया, ठीक है, ताकि यूनाइट कर दे किसको, नॉर्दर्न और साउदर्न इटली को। और बहुत सारा इनका बहुत अहम रोल अदा रहा है किसको, यूनिफाई करने के लिए इटालियन स्टेट को। आई थिंक इतना तो क्लियर है, याद होना चाहिए, समझ में आ गया कहानी क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। आ जाओ अब, आई थिंक अब गरिबाल्दी के हो गया। अब आपसे बिस्मार्क का वर्क पूछा है, बिस्मार्क का क्या रोल रहा, आप इसको किसके नाम से जानते हैं। बिस्मार्क बोलते याद आना चाहिए, इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आया था, तो ब्लड चांसलर, ठीक है। तो देखो, रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। पहला लाइन अंडरलाइन, इसका बिस्मार्क, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरन चांसलर, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, इंपॉर्टेंट रोल किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। ये क्या थे, देखो एक बात याद रखना, एक अगर आयरन, ये भी तुम ये तो याद रहेगा ना, आयरन चांसलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट किया था, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आयरन चांसलर। तो क्या याद हो गया, सबसे पहले ये लाइन लिख देना, तो यही वाला चिपका देना इसी में, ठीक है। बिस्मार्क जो है इसको किस नाम से जानते हैं, आयरन चांसलर। इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, ठीक है, की रोल अदा किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। अब क्या क्या रोल अदा किया बता देते हैं, ठीक है, आ जाओ। बिस्मार्क वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, पहला पॉइंट याद हो गया। एंड यूज हिज डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल स्किल, इन्होंने अपना क्या इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्किल इस्तेमाल किया, ताकि क्या कर सके, यूनाइट कर सके किसको, आपका जर्मनी को, ठीक है, अंडर द पर्शियन लीडरशिप, ठीक है। ये बिलीव करते थे, किस पे बिलीव करते थे, बोलो किस पे बिलीव करते थे, रियल पॉलिटिक, मतलब फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रेदर देन आइडियाज़। होता है ना, आइडियाज़ लगा रहे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो ऐसा नहीं, ऐसा करने करके दिखाते थे डायरेक्ट। वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रखते थे, ना कि आइडियाज़ पे। आइडियाज़ ठीक है बना लिया, होता है ना बहुत कोई आइडियाज़, जैसे आप भी बनाए थे, जनवरी से 5 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे, अब तक कितना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, अभी तक कुछ किया नहीं, वही हाल है। फिर भी हाँ, सोने से पहले एक बार बना लेते हैं, ठीक है, वो मन को संतुष्टि देने के लिए वो भी। तो ये क्या थे, बिलीव रखते थे, फोकस करते थे प्रैक्टिकल चीज़ों पे, ठीक है, आइडिया से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे करते थे, ठीक है। चलो, और ये क्या स्किलफुल, और ये क्या था, बिस्मार्क स्किलफुली आइसोलेटेड ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस बाय फॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस। इन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक लगाए ताकि ऑस्ट्रिया वो दूरे रखो भाई, वो तो नहीं चाह रहा था ना वो एकीकरण हो, ताकि वो लोग इंटरफेयर ना कर सके और अपना जर्मनी जो है आराम से यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ जाए, समझे, हाँ, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने वॉर ऑफ यूनिफिकेशन भी हुआ, बहुत सारा वॉर तो होगा ही ना। बिस्मार्क देखो, बिस्मार्क ने हरा दिया ऑस्ट्रिया को, उसको हटा दिया, ठीक है, और वो क्या कर सके, वो पूरा यूनाइटेड नॉर्दर्न जर्मनी एंड अंडर द पुर्शिया के कंट्रोल में आ गया, समझे। क्या रोल था बिस्मार्क का, सिंपल सा एक फिर से सोचो क्या क्या किया था। सबसे पहले ऊपर लिखना रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या है जर्मनी में। सबसे पहले उनका नाम, उनको किस नाम से जानते हो, बोलो बोलो, आयरन चांसलर, ठीक है, ओके। वो प्राइम मिनिस्टर थे पुर्शिया के, ठीक है। उन्होंने क्या यूज़ किया, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल स्किल अपना लगाया दिमाग, किसके लिए, ताकि जर्मनी को क्या कर सके, यूनाइट कर सके। याद हुआ, हो गया। उसके बाद क्या है, वो बिलीव करते थे किस पे, किस पे बिलीव करते थे, रियल पॉलिटिक। क्या है पॉलिटिक, इसमें क्या फोकस करते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे, ना कि बस आइडियाज़ पे आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद वो स्किलफुली आइसोलेट करके रखे, किसको अलग करके रखे, दूर रखे ऑस्ट्रिया और फ्रांस को, क्योंकि वही लोग तो रुकावट था ना। ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था कि आ जाए भाई, ठीक है, यूनिफाई हो जाए, इसलिए उनको दूर रखा, भाई तुम लोग दूर रहो। बहुत स्ट्रैटेजिक लगाए, अलाइंसेस बनाए, ताकि वो लोग दूरी रहे और ये अपना कोई इंटरफेयर ना करे, कोई भी दखल अंदाजी ना करे। अक्सर होता है ना शादियों में, आजकल के सीरियल्स वगैरह में, शादी हो रहा है, मंडप है ना, फेरा ले रहा है, तब तक कोई एंट्री हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो ऑस्ट्रिया के साथ, मतलब यहाँ पे इनके साथ ना हो, इसलिए ऑस्ट्रिया को दूर ही रख दिया, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जर्मनी यूनिफिकेशन प्रोसेस हो सके। फिर लास्ट में क्या हो, लड़ाई हुआ, ऑस्ट्रिया को हरा दिया,
फिर वो पूरा नॉर्दर्न जर्मनी और प्रुशिया में कंट्रोल कर लिया। सिंपल, याद हो गया, हो जाना चाहिए। और कितना सिंपल बोले, थक गए अच्छे। हाँ जी, आ जाओ। एक थे, अच्छा देखो देखो वही वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वही रुकावट वाला काम है, ठीक है, पत्थर वाला काम है, वही वाला ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया था ना हमने, तो आई थिंक ये 2 बार आ गया। व्हाट इज़ द रोल, यहाँ पे देखो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यही वाला क्वेश्चन उसी में आ गया। हो सकता है अगर तुमसे 2 नंबर पूछना चाहे ना तो एक एक करके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पहला क्वेश्चन ये 2 नंबर में दे देगा। हो सकता है इसे पूछे व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो हो सकता है तुमसे 2 नंबर। कभी इटली एंड जर्मनी दोनों पूछ लेगा तो 4 नंबर, नहीं तो 2 नंबर। समझे खेला, समझे, समझ गए। आ जाओ, मजीनी के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये मजीनी, क्या किया था इन्होंने। आ जाओ, मजीनी के बारे में तुम एक काम करना, मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, अगर तुम्हें आता तो है मजीनी के बारे में कितना सारा ऑब्जेक्टिव याद है तुम्हें, क्या किया था उन्होंने, क्या क्या नहीं किया था, ये बोलो ना। वो कि इटालियन रेवोल्यूशनरीज थी, ओके, उन्होंने क्या रोल अदा किया, इटली का यूनिफिकेशन में अदा किया। उनका क्या था, यंग इटली बनाया था, यंग यूरोप बनाया था, कब बनाया था। आपको जितने भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में याद है उसी को सब्जेक्टिव में लिख देना, कोई इशू नहीं है, समझे। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम भाई एकदम बहुत अच्छा सा होना चाहिए सब्जेक्टिव, चीज़ें वही हैं, उनके बारे में लिखना है। मजीनी कौन था ये मत लिख के आना, बस इंसान था, उनके बारे में भी कुछ लिखना होता है। उन्होंने फॉर्मेशन किया, यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब चीज़ें आप भी लिख दोगे तो आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ नहीं रटने का और कुछ दिमाग भी एक्स्ट्रा लगाने का, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं ये क्या थे, डेडिकेटेड हिज लाइफ टू आइडिया टू यूनिफाई यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट इटली। वो क्या थे, डेडिकेट थे अपने लाइफ को लेकर, मतलब वो सिंपल से क्या चाहते थे यार, यूनाइट कर सके, इंडिपेंडेंट कर सके इटली को, बात खत्म, ठीक है। ये क्या थे, इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, तो इटली का ही ना बात करेगा, ना कि इंडिया का, है ना, समझे। इन्होंने फाउंड किया क्या, यंग इटली बनाया, और लिख देना इन्होंने फाउंड का, ऑल्सो फाउंड यंग यूरोप, ये भी लिख देना। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन यंग यूरोप, यंग, ताकि इंस्पायर कर सके यंग लोगों को। यंग क्यों ही लिया है, ओल्ड भी तो ले सकता था, ओल्ड क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए यंग लोगों को लिया ताकि लड़ सके, फाइट कर सके, और क्या कर सके, इटली को यूनिफिकेशन कर सके, एकीकरण कर सके। क्लियर, ओके। वो क्या थे, एक डेमोक्रेटिक आइडियल थे। वो क्या चाह रहे थे कि इटली क्या हो, रिपब्लिक हो, गणतंत्र हो, ठीक है, गणतंत्र एंड स्वतंत्र वाला। हिज आइडिया इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट नॉट ओनली इन इटली बट ऑल्सो अक्रॉस यूरोप। उनका जो आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, ठीक है, बस इटली तक नहीं रहा भाई, पूरा का पूरा यूरोप उससे क्या हो, इंस्पायर्ड हो गया। कुछ अच्छा करोगे तो सब इंस्पायर होगा ही ना, समझे। चलिए, क्लियर है मजीनी अंकल, क्लियर, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट नोट्स बोला है, हम लोग तो खुद का नोट्स बनाने नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपसे पूछा है, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ पे उस क्वेश्चन को बताने से पहले तुमको पूछा है यहाँ पे कि यूनिफिकेशन ऑफ मजीनी, कवूर, ठीक है, और गरीबाल्दी। तुमने ऑलरेडी मजीना का देख लिया, मजीनी के बारे देखा, उन्होंने किस तरीके से यूनिफाई किया, देखा कि ना भी, बोलो देखा ना, हाँ। और किसका देखा, गरीबाल्दी वाला भी देखा। तो भाई हो तो गया, बस तुम कवूर वाला देख लो, काम खत्म। क्या तुम अलग अलग एक्स्ट्रा में याद कर रहे हो, मजीनी वाला भी ये देखा, आपने देख लिया, हाँ इन्होंने अपना लाइफ यंग इटली, यंग यूरोप वगैरह बनाया, बहुत सारा मेहनत किया, ठीक है। गरीबाल्दी वाला भी आपने देखा, बहुत मेहनत किया उन्होंने, है ना। तो सेम उसी तरीके से जस्ट मजीनी आपका कंप्लीटेड है, गरीबाल्दी कंप्लीटेड है, बीच वाला बंदा को देख लेते हैं थोड़ी देर में, फिर हो जाएगा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड वर्क का टाइम गया, स्मार्ट वर्क करते हैं। आ जाते हैं, फिलहाल हम लोग ग्रीक इंडिपेंडेंस की तरफ चलते हैं और इसको याद करने का तकनीक समझते हैं, ठीक है। आइए, आपका इंतज़ार था, किस में था, हाँ थक गया यार। पहला बात क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्क्रिप्शन लिखना है किसके बारे में, ग्रीस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कितना नंबर में पूछेगा, 2 या 4 पॉसिबल चीज़ है। देखो फर्स्ट चैप्टर और नेशनलिज्म इंडिया, 2
4 बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मैं आज तुम्हें जितना कराऊंगा ना उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई थिंक तुम्हें 3 बनाना होता है शॉर्ट में, है ना, 3 बनाना होता है तुमसे। चैप्टर 1 चैप्टर अभी हम लोग करेंगे ना, मैं क्या कराऊंगा चैप्टर, इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशलिज्म, कम्युनिज्म और इंडो चाइना, ये 4 चैप्टर कर लिए ना अच्छे से जितना करा रहे हैं, इसी में से सब्जेक्टिव आ जाएगा, बस काफ़ी रहेगा, ठीक है, काफ़ी रहेगा। लेकिन फिर भी पूरा कराएंगे, है ना, नहीं तो ये बोलोगे कि वो तो नहीं करा है। आ जाओ, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो वॉज स्ट्रगल बाय द ग्रीक टू गेन फ्रीडम फ्रॉम, किससे फ्रीडम चाह रहा था? एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर से चाह रहा था। स्टार्ट कब हुआ? 1921, गलत बात, 1821। इंस्पायर्ड किया नेशनलिज्म, ठीक है, एंड डिज़ायर टू रिसीव ग्रीक कल्चर एंड फ्रीडम। यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, सपोर्ट किया कि भाई कि क्यों वो सपोर्ट किया? क्योंकि उनका कल्चर वगैरह, उनका रिलीजियस वगैरह सेम है, यू नो बेटर। कि देखो बहुत सारे एग्जांपल समझ गए होगे तुम, है ना, समझ रहे हो ना कि देखो वो लोग क्यों सपोर्ट किया, क्यों कंट्री सपोर्ट किया, ताकि उनका वहाँ का भी जो कल्चर है वो भी सेम है, रिलीजन सेम है, इसलिए उनका भी है कि हाँ भाई मेरा भाई है, उसको मदद करते हैं ना। अगर पड़ोसी में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आप लोग जाते हो ना, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। चलो, ग्रीक फाउट किया मैनी बैटल्स अगेन ऑटोमन, ग्रीक जो है बहुत सारा फाइट किया, किसके? ऑटोमन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? शोइंग क्या ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन, अपना क्या बहुत सारे उसको अपना साहस दिखाया, ठीक है, वो साहस में दिखाया, ठीक है। कौन? बहुत ज़्यादा ग्रीक लड़ा था, ठीक है, बैटल किसके अगेंस्ट? ऑटोमन, ये भी याद हो गया, ठीक है, बहुत सारा अपना साहस दिखाया, पावर शो किया। फाइनली आपका ग्रीस जो इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। और ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे देखो आई थिंक यहाँ पे गलती है, ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रीनोपोल, ट्रीटी ऑफ एड्रीनोपोल, इस बात को याद रखना, ट्रीटी ऑफ एड्रियनोपोल, ठीक है, हुआ था। कब हुआ था? याद है? डेट याद है? 19 मारेंगे ना, 1829 को हुआ था, ठीक है। तो ये ट्रीटी हुआ इस किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ एड्रीनोपोल 1829। समझ में, कहानी समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, है ना। क्या था कि भाई कौन लड़ रहा था? कि ग्रीक जो है लड़ रहा था किसके? फ्रीडम चाह रहा था, ये लोग भी चाह रहा था किसका? ऑटोमन एम्पायर के तरफ से, ठीक है, ओके। शुरुआत कहाँ से हुआ? 1821 से स्टार्ट हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, नेशनलिज्म हुआ, ठीक है, देखा ग्रीक कल्चर फ्रीडम, यूरोप कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वगैरह सपोर्ट में आ गए, भाई उनका कल्चर भी हमारे जैसा है, ठीक है, रिलीजियस भी सेम है, चलो मदद करते हैं, उनको बचाते हैं, ठीक है। यहाँ तो बालवीर आ नहीं सकता, हम लोग को जाना पड़ेगा, तो बचाया, ठीक है, सपोर्ट किया। और ग्रीक जो है बहुत सारे बैटल्स लड़े, किसके? ऑटोमन के अकॉर्डिंग, मतलब उनके अगेंस्ट में, ठीक है। उन्होंने अपना क्या दिखा? अपना पावर दिखाया, ठीक है, अपना साहस दिखाया कि हम लोग भी लड़ेंगे, ठीक है। फिर 1832 को फिर वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। कौन? किस ट्रीटी के थ्रू? आपका एड्रिनोपोल के थ्रू, 1829। कहानी खत्म? खत्म, वीडियो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखो मजीनी में हम थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप चीज़ें देख चुके हैं, वही वाला चीज़ कॉपी पेस्ट कर देना, काम निकल जाएगा। गरीबाल्दी में वही वाली चीज़ कॉपी पेस्ट कर देना। कवूर में आ जाते हैं, देखो ये प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ पे? आपका सर्डिनिया पैरिडमोन, ठीक है। इन्होंने ये क्या क्या यूज डिप्लोमेसी, ठीक है, अलाइंसिस, ताकि क्या कर सके? टू वीकन ऑस्ट्रियन कंट्रोल ओवर द इटली। इन्होंने क्या किया? डिप्लोमेसी और अलाइंसेस बनाया ताकि क्या कर सके? ऑस्ट्रिया को कमज़ोर कर सके, ठीक है। अब जब तक कमज़ोर होगा नहीं तब तक कैसे होगा? ठीक है ना, ये वाली चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें, हाँ, उन्होंने क्या किया? रिफॉर्म्ड रेड शर्ट, ठीक है, क्या फॉर्म किया? अच्छा गरीबाल्दी, सॉरी मैं इसका बता दें, मैं मुझे डायरेक्ट ये दिख गया है ना। इन्होंने क्या बनाया, ठीक है, ताकि कंट्रोल कर सके ऑस्ट्रिया ओवर द इटली को, ये ना अलाइंसेस बनाया, ठीक है, ताकि किसको हरा सके? किसको? ऑस्ट्रिया को हरा सके, ठीक है, इन द कहाँ पे? ऑस्ट्रो सर्डियन वॉर, ठीक है, और फ्रीइंग नॉर्दर्न इटली को, और फ्री कर दिया किसको? नॉर्दर्न इटली को। ये ना 4 नंबर में आई थिंक पूछ सकता है अगर साथ साथ में हो तो, ठीक है। आपसे गरीबाल्दी का वक्त पूछेगा, कवोर का पूछेगा, और आपसे मजीनी का पूछेगा। इन्होंने क्या किया? अब तो देखो मजीनी और गरीबाल्दी का माइंड क्लियर है। ये भी प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? आपका सार्दिनिया पैरिडमोन के। ये डिप्लोमेसी यूज़ करके बहुत सारे अलाइंसेस लगाया ताकि ऑस्ट्रिया को कमज़ोर कर सके, कंट्रोल ओवर द इटली जो भी उनका कंट्रोल था उसको कमज़ोर कर सके वो। और ये अलाइंड हुए विद फ्रांस के साथ टू किसको? डिफेट किया ऑस्ट्रिया को इन द कहाँ पे? ऑस्ट्रो सैरेडिन वॉर में 1859। डेट छोड़ दो, कितना याद रखोगे? अपना बर्थडे भूल जाओगे। और क्या कर सका? फ्रींग कर दिया किसको? नॉर्दर्न इटली को। खत्म, समझे कहानी समझ में आ गया। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में इतने सारे क्वेश्चंस कराया मैंने।
इनफ होगा, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा, लेकिन इतने क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख रखना, 2 नंबर हो 4 नंबर हो पूछ लेगा मुँह उठा करके, और मुँह उठा करके जवाब भी दे देना है, सॉरी कलम उठा करके। आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं 2 चैप्टर कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एक साथ क्यों नहीं कराएं। देखो यार, हिस्ट्री है, चीज़ें लिखना, खास करके हिस्ट्री में सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत मतलब जितना मुझे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल में सही लगता है, हिस्ट्री में चीज़ें बहुत खोजना पड़ता है, ठीक है, कहानी टाइप का है। तो वही वाली मैं अभी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, आई थिंक बहुत लोग बोर भी हो रहे हैं, तो फिर भी मैं बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ ताकि जगे रहो, ठीक है, देश को आगे बढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं, कम रखो। नेशनलिज्म, देखो नेशनलिज्म वही वाली चीज़ें हैं, फीलिंग लव प्राइड लॉयल्टी टुवर्ड वन नेशन, समझे, ऑलरेडी वही सारी चीज़ें हैं। यूनाइट एक होकर रह सके, कि विद शेयर कर सके कल्चर हिस्ट्री लैंग्वेजेस, वही चिपका देना यार, कितना याद करोगे, वो याद कर ले, ये याद कर लिया, नेशनलिज्म डेफिनेशन। क्वेश्चन ये है इसमें कि आखिर नेशनलिज्म क्यों जागता है, अपने देश के प्रति देश प्रेमी क्यों जागता है, अक्सर जागता है कब, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, नहीं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता है, हाँ हम लोग का देश को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो क्या रीज़न है राइज ऑफ नेशनलिज्म, हो सकता है ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके SCRT में ना क्या है, असल बात है सब हेडलाइन है, ठीक है। और मैं जहाँ तक बिहार बोर्ड के एग्जामिनर के माइंड को जहाँ तक पढ़ा है, वो लोग इस साल क्या कर रहे हैं, बुक के टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है वो हो गया भाई, ठीक है, पूछ रहा है, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, या तो वो डू यू नो से क्वेश्चन डायरेक्ट सब्जेक्टिव दे रहा है, या फिर जो आपके टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है बुक के, उससे दे रहा है। तो आपके बुक में ये है कि क्या रीज़न है जो आपका ये राइज हो रहा है नेशनलिज्म, तो कॉमन कल्चर करता है, शेयर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हिस्ट्री क्रिएटेड सिंस यूनिटी अमॉन्ग द पीपल, ठीक है। जो पीपल थे, हम लोग कहाँ थे, फॉरेन रूल में थे, कॉलोनिज्म में थे, डेवलप के डिज़ायर फ्रीडम एंड अपना रूल सेल्फ रूल, ठीक है, ओके, ये भी कारण था। आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी डेमोक्रेसी हो, ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड हुआ पीपल से, उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा, पावर पीपल क्लोजर, लोगों को एक दूसरे पास लेके आएंगे, और क्या होगा, नेशन यूनिटी होगा। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसका कारण से देश प्रेमी राइज होता है, नेशनलिज्म राइज होता है। आ जाओ कुछ टर्म्स, ऐसा हालांकि क्वेश्चन बनाता नहीं है, बट यहाँ के जो एग्जामिनर है ना, हम हैं, तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, खिलाफत हो गया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑर्डिनेंस, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पीजेंट मूवमेंट, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, वर्कर मूवमेंट, चोरी चोरा मॉसस, इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर में, 4-4 नंबर में कोई सभी पूछ देगा, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन ना बना करके एक क्वेश्चन बनाया, भाई इसी में से आ जाएगा, यही हिसाब है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करने का, इतना करने का कि आराम से आ जाए, समझे। आओ एक एक करके देख लेते हैं। और सच बताओ कि सच के सिवा कुछ नहीं बताओगे। तुमने बहुत सारी चीज़ें रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रखा है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट कब हुआ था, साइमन कमीशन गो बैक हुआ था, नेहरू रिपोर्ट क्या था, बहुत सारी चीज़ें। देखो बहुत सारी चीज़ में, इसमें क्या है, आप कुछ कुछ पॉइंट्स जानते हो, जो रॉलेट एक्ट कब आया था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, साइमन कमीशन क्या था, ठीक है, चीज़ें आपको याद है, कुछ कुछ पॉइंट्स याद है ना, याद है ना ऑब्जेक्टिव का। तो अगर नहीं भी आता तो वही ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को आप लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, सही बता रहे हैं। वैसे तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आजा। रॉलेट एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919, ताकि क्या कर सके, सप्रेस कर सके, दबा सके, जो भी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी हो रहा था इंडिया में उसको दबा के रखा, भाई तुम उठेगा नहीं, यहीं पे बैठ के रहा, वही वाला काम कर रहा था कौन, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किसने पास किया था, ये भी बता सकते हो, बता देना कमेंट सेक्शन में। 1919 की बात हो रहा है, और ये अलाउ कर रहा था इस एक्ट में कि गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, जो सस्पेंस दिखा कि ये कुछ कर रहा है हमारे खिलाफ, उठाओ इसको पकड़ के जेल लेके चलो, ये कुछ कर रहा है, फील कर पा रहे हो ज़्यादा। देखो इसमें क्या था, सिंपल सा ऐसा एक्ट था भाई कि देख रहा है, हाँ देख रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, ज़्यादा ही बोल रहा है, हाँ हाँ उठा लो इसको, तो वही वाली चीज़ है। तो इनको डायरेक्ट जेल में विदाउट एनी ट्रायल, वह क्या कर रहा था, उसको जो एंटी ब्रिटिश घोषित, जैसे आजकल होता है ना एंटी कुछ भी घोषित कर देते हैं, उसी तरीके से एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी लगा करके भाई तुम जेल में जाओ,
जाओ, वही वाली चीज़ें, ठीक है, अरेस्ट कर लेता था, ठीक है। और कोई राइट नहीं था अपील करने का, भाई हमको क्यों पकड़ा, ठीक है, होता है ना, तो वो चीज़ नहीं था। तो ये भी एक आंसर हो गया। और जो इस चीज़ का स्ट्रांगली इंडिया जो है ये स्ट्रांगली अपोज किया, ठीक है, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का ये क्या कर रहा है, क्या बोल सकते हैं उसको, आई थिंक मुझे हिंदी वर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, निछावर कर रहा है या मतलब ख़त्म करा, वॉयलेटेड कर रहा है, ठीक है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। समझे, क्या चीज़ समझे कि रॉलेट एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, किसके द्वारा, याद बता देना। 1919 को हुआ था ये। सप्रेस जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा था इंडिया में उसको सप्रेस कर देना, दबा देना। गवर्नमेंट जो दिखा कि हाँ मेरे खिलाफ बोलता है, हाँ है ना, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। उसके पास कोई हक नहीं था कि भाई कुछ बोले, ठीक है, बोल भी नहीं सकता था, ठीक है, ओके। और इस इंडियन जो है वो स्ट्रांगली अपोज किए, भाई अपोज तो करेंगे ही, है ना, बिना फालतू को उठा के लेके जाओगे ऐसे, है ना। चलो, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का उन्होंने वॉयलेट किया, ठीक है। चलो हो गया, समझ गए, बहुत अच्छा, 2 नंबर के लिए काफ़ी है। आई थिंक 2 नंबर में या 4 नंबर 5 नंबर में भी देगा, इतना लिख दोगे तो आराम से नंबर देगा, ठीक है। चलो, जलियांवाला बाग के बारे में तुम्हें क्या पता नहीं है, क्या हुआ था जी। 13 अप्रैल 1999 अमृतसर पंजाब में हुआ था। एक प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। और क्या हो, और डिमांड था कि भाई इंडिपेंडेंस हो। तो जनरल डायर ऑर्डर दिया था, ठीक है, और फायर कर दिया पूरा क्राउड विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, भाई हटो गोली चलाने वाले, ऐसा कुछ नहीं, सीधे एकदम चला दिया धुआंधार अंदाज में। बहुत सारे पीपल क्या हुए, किल्ड हो गए, ठीक है, बहुत सारे इंजर्ड हो गए, इसीलिए। और इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, इसके लिए एक कमेटी लाया गया था। कौन सा कमेटी लाया गया था, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें जो है यही लिखा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, हम सबका मकसद एक ही है, टीन जमक दंडम, है ना, वो वाला नहीं। क्या था कि जनरल डायर उन्होंने ऑर्डर दिया, कौन सा कमेटी बना इस चीज़ को जांच करने के लिए। आप चीज़ों को पॉइंट में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप इज एम आर द कुछ भी लगा करके बढ़ा रहे हैं। चीज़ों को शॉर्ट रखिएगा, नंबर मिल जाएगा, क्लियर रखना, ठीक। समझे, ओके। इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ कि ये जब हुआ, ये जब जलियांवाला बाग सीन हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि पूरा नेशन तो शॉक में था, भाई क्या हुआ क्या, ठीक है। लेकिन ये क्या था, फिर चिंगारी जला, भाई इतना कुछ हो गया देश में तो चिंगारी तो जलेगा ही। तो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, कि कैसे मार दिया इतने सारे लोगों को। महात्मा गांधी जी भी एक्शन लिए, उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब कॉपरेट कर भी नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा सीधी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, द इवेंट एक्सपोज, और इनके जो हरकतें हैं, ब्रिटिशर्स की जो हरकतें हैं पूरा एक्सपोज कर दिया ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में, कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अंधाधुंध गोली चला दिया, बहुत लोग मर गए, ठीक है। इम्पैक्ट ये पड़ा था, इम्पैक्ट भी क्लियर, जलियांवाला बाग भी क्लियर। खिलाफत मूवमेंट आ जाओ, ये जो था प्रोटेक्ट करने के लिए था पोजीशन ऑफ ऑटोमन कैलिफ के, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम लीडर थे वर्ल्ड वाइड आफ्टर वर्ल्ड war I। अंग्रेज जा रहा था उसको भी हटा दे, ठीक है। ये मूवमेंट लीड कौन कर रहा था, अली ब्रदर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या नाम था उनका, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे उनसे अलाइन करे, प्लान करे, ठीक है, और मतलब हर्ट करे, ठीक है, मुस्लिम समुदाय को हर्ट करे, जिससे क्या हो सके, बहुत सारी चीज़ें हो सकता था, है ना। लेकिन इसका सपोर्ट किया महात्मा गांधी जी ने, सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, कौन, खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है, ताकि क्या हो सके, देश में भी जो हिंदू मुस्लिम में बहुत सारी चीज़ें था तभी, उसको क्या कर सके, उसको भी कम कर सके, जो एक दूसरे के खिलाफ जो जहर घोलते थे ब्रिटिशर्स, उसको कम कर सके, इसीलिए इन्होंने गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था, समझिए। चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 कौन लीड किया था, महात्मा गांधी, इन्होंने स्टार्ट किया। 1920 पीसफुल प्रोटेस्ट था ब्रिटिश का अगेंस्ट, ठीक है। और वो उनका गोल क्या था कि स्वराज अचीव करेंगे, अपना सेल्फ रूल, ठीक है, अपोजिशन किया, ठीक है, अपोज किया किसका, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का। बॉयकॉट क्या, अपना बॉयकॉट हेयर कट वाला नहीं जी, ठीक है, मतलब कि हम लोग ब्रिटिशर्स के सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, उनके कोर्ट्स नहीं जाएंगे, मतलब उनके जॉब्स में जो थे, भाई तुम लोग रिज़ाइन दे दो, ठीक है। उन लोग का काम उनके साथ कॉपरेट ही नहीं करने का, उन्होंने इतना सारी चीज़ें, उतने लोगों को मार दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने क्या प्रमोट किया गांधी जी ने, खादी, मतलब जो अपना इंडिया में होता था, प्रोडक्शन होता था, लोकल प्रोडक्ट था, उनको प्रमोट किया कि भाई अपना क्या बोल सकते उसको, आई थिंक एक था ना यार वो डायलॉग, आई थिंक भूल गया,
स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ऐसा समथिंग कुछ था, है ना, स्वदेशी अपना, है ना। चलो, और बहुत लोग, मिलियंस लोग इंडियन पार्टिसिपेट किए, फार्मर्स भी, स्टूडेंट भी, वुमन भी, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कहानी था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया हो तो क्या। देखो 50 मिनट में मैंने एक चैप्टर और आपका ये लगभग करा दिया, और इसको बनाने में मुझे 2 दिन लग रहा है। यही बात है कि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बट वीडियो शूट करने में, समझाने में ठीक है, हो जाता है 1 आध घंटे में। और सबको लगता है कि 1 घंटे का तो वीडियो था, काहे ना बनाता था यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बात ये है, आ जाओ, ये चौरी चौरा क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ था, ये सिंपल सा क्या हुआ था, 1922 की बात है। ये क्लैश हो गया था चौरी चौरा। यहाँ पे क्या किया था, प्रोटेस्टर्स जो है इन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, ठीक है, जला दिया था, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया था। लीड ये इन्होंने, फिर गांधी जी ने क्या किया, अपना जो मूवमेंट था उनको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। थ्रू डिड नॉट अचीव इमीडिएट इंडिपेंडेंस, इमीडिएट इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला, ठीक है। इट यूनाइट नेशन मेड इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग, बट लेकिन क्या किया, ये जो चल रहा था मूवमेंट, इसके कारण से क्या हो गया था, देश के लोग यूनाइट हो गए थे, और स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्ट्रॉन्गर हो गया था, ठीक है। ये चले सारी चीज़ें थे। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। आ जाओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, ये डिमांड था कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भाई तुम लोग जाओ, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार अपना स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज। मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, मैच कर लिए तुम लोग। डिमांड ज़्यादा रोस्ट हो रहा है क्या। टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। भाई क्या था कि हम लोग डिमांड किए कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सके, पूर्ण स्वराज हो सके, किससे, ब्रिटिशर्स से। स्टार्ट किया गांधी जी साल्ट मार्च, बहुत फेमस डांडी मार्च, ठीक है, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ मार्च 1930 उन्होंने ब्रिटिश रूल को, उन्होंने जो साल्ट पे लॉ लगाया था उनको तोड़ा। क्या फीचर्स था, मेन फीचर क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि नॉन पेमेंट टैक्सेस, ठीक है, बॉयकॉट करो। भाई किसको बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिशर्स के सामान्स को, वाह इसमें भी हिंदी, सॉरी इंग्लिश, उनके सामान को, ठीक है, सामानों को, ओके ओके, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल बना दिया, सामान्स, ठीक है, प्लूरल। इंस्टीट्यूशन जो भी उनके स्कूल कॉलेजेस, भाई मत जाओ। मैन्युफैक्चर अपना कॉमन मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय कॉमन पीपल, जो अपने लोग हैं उनका साल्ट बनाया हुआ खाएंगे, उनका नहीं खाएंगे। और बहुत सारे फार्मर्स वुमेन वगैरह एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। ये मेन फीचर है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, कब से स्टार्ट हुआ, लीड किया गांधी जी, ठीक है, ये इनका एम क्या था, डिमांड ये था कि भाई कंप्लीट स्वराज हो, ठीक है, पूर्ण स्वराज हो, ब्रिटिश रूल खत्म हो सके। उन्होंने स्टार्ट किया कि गांधी जी, इनके साथ साथ ना अपना डांडी मार्च स्टार्ट किया था, वही थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर लेना, ठीक है, समझे। साइमन कमीशन क्या था, एक ग्रुप था 7 ब्रिटिश मेंबर का। वो क्या चाह रहे थे कि वो बोले उन्होंने क्या करेंगे, इन 1928 की बात करें, वो सगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। 7 लोग था, सबका सब वही लोग। भाई जिसको ज़रूरी है वो ना बताएगा कि हम लोग को क्या चाहिए। कोई इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया, कोई इंडियन मेंबर को इंक्लूड ही नहीं किया, अपना काम कर लिया, मतलब खुद ब खुद, ठीक है। आप कोई चीज़ के बारे में किसी के बारे में काम करोगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो इंडिया के लोगों को ना पूछोगे, हाँ ये चीज़ कर रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग हैं राजा, हम लोग जो मर्जी करेंगे। तो वही वाला हुआ था यहाँ पे, 7 ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट में बनाए गए थे, से इंडिया में सेंड किया गया, और वो 1928 से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में, इसलिए कोई भी इंडिया के आदमी को या इंडिया के लीडर को किसी को नहीं रखा गया था। इसलिए प्रोटेस्ट हुआ कि भाई तुम लोग निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो साइमन गो बैक का नारा लगा था, समझे। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1928 की बात करें, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रपोज ड्राफ्ट बाय मोतीलाल नेहरू एंड लीडर क्या डिमांडिंग डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया, डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया के लिए। और ये अटैम्प्ट किया था फर्स्ट इंडिया टू फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए। इन्होंने इंक्लूडेड क्या फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ें रेडी किया, फ्रेम टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि इक्वल राइट होना चाहिए, हर वुमन हर मैन को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, सेकुलर स्टेट होना चाहिए, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, और प्रोटेक्शन करेंगे माइनॉरिटीज़ राइट्स का, ठीक है। लेकिन ये जो डिमांड था ना, कम्प्लीटली जो रिजेक्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई ये सब नहीं करेंगे हम, ठीक है, अगर ये सब करेंगे तो फिर राज कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने कम्प्लीटली ये कर दिया था आपका, रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए क्या डिमांड फॉर कंप्लीट, आप तो भाई तुम लोग नहीं दोगे तो पूरा आपका पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, हटाओ, अब वो भी तुम लोग निकलो, तो ये वाला है। एंड लीड टू द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ मांगा,
इन्होंने बोला रिजेक्ट कर दिया तो छोड़ो, अब वो नहीं दोगे तो पूरा का पूरा लेंगे, अपना देश है पूरा लेंगे, वही वाला बात हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, एग्रीमेंट हुआ था, नाम से पता चला गांधी और इरविन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। किसमें? महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। किसमें? देन द विस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एंड सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट था, ठीक है, जो हम लोग इस लोग का कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा ना सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट किधर गया, हाँ बॉयकॉट करेंगे, तो ये वाला जो था इसको ख़त्म किया, ठीक है। और जो जो है ये जो है क्या क्या बताना चाह रहे थे यार, हाँ क्या क्या पैक्ट में साइन हुआ था कि जो जितने भी इंडियंस है वो लोग अपना साल्ट बना सकते हैं नदी के किनारे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी लोग को उन्होंने क्या किया था, अरेस्ट किया था, वो सबको सब छोड़ मतलब सबको छोड़ देंगे, ठीक है। और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वायलेंस वगैरह में, ये सब चीज़ें, ठीक है। जितने भी लोग वहाँ पे वो इन्वॉल्व थे ना, या जिनको भी उठा लिया गया था, उन सबको छोड़ देंगे, ठीक है, समझे। और जो भी प्रॉपर्टी इंडिया का उनको रिटर्न कर देंगे, ये सारी चीज़ें थे, पैक्ट में साइन हुआ था। और गांधी जी एग्रीड हो गए, मान गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी कौन से कॉन्फ्रेंस टेबल से फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड टेबल पे ज्वाइन हुए थे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में ज्वाइन हुए थे। क्लियर? बिल्कुल। आ जाओ, पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट बोले तो किसान, किसान आंदोलन, सिंपल से वही सारी चीज़ें हैं। ये किसके लिए हुआ था? जो मनी लैंडर से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है, कॉलोनियल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा था, लैंडलॉर्ड्स वो लोग परेशान करते थे, ठीक है, किसको? किसान को ही करेगा। रीज़न क्या था भाई? बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा था, ठीक है, जैसे हमारी आजकल जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इसी तरीके से है ना, लेबर को फोर्स किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम लगाए गए थे। तो इसके लिए क्या कारण थे? उन्होंने, गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेट, भरदोई सत्याग्रह, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अलग अलग जगह निकाला। तो यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट स्टार्टेड हुआ आपका? महात्मा गांधी इसके अकॉर्डिंग पीजेंट जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहा है, किसानों ने बताया, तो चलो भाई चंपारण उन्होंने लीड किया। इंडिको कल्टीवेशन बिहार, ठीक है, किसके वहाँ अंग्रेज चाह रहा था कि यहाँ इंडिको लगाएंगे, ठीक है, इसीलिए लीड किया चंपारण मूवमेंट। आप इस पर डेट लिख सकते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है चंपारण कब हुआ था। खेड़ा, ठीक है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा था गुजरात में, ठीक है। उसके बाद भरदोई सत्याग्रह जो लीड कर सरदार पटेल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरदोई सत्याग्रह कौन आपका ये कर रहा था, आपका लीड कर रहा था, तो सरदार भाई पटेल। इनको यहाँ पे एक कुछ टाइटल मिला था, आई थिंक, है ना, कि जो सरदार पटेल को कुछ टाइटल मिल रहा था। मुझे एग्जैक्टली सच में याद नहीं आ रहा, बट दिल में खटक रहा है, दिल में हाँ है, फोटो पे ना याद आ जाओ किस, बट कुछ तो मिला था, कुछ तो मिला था। किसको? सरदार भाई पटेल को। थोड़ा सा मुझे याद करने दो। हाँ एग्जैक्टली, याद आ गया। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला था, ठीक है, इनको मिला था, आई थिंक यही वाला चीज़ था। किस मूवमेंट में मिला था? बरदौली सत्याग्रह, ये पूछता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझे। तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो, और इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ कि अवेयरनेस फैला फार्मर्स पे, उनके हक के बारे में जाना, उनका क्या क्या हक है, ठीक है, नहीं तो कोई भी आके चल जाता था कम पैसा में दे करके। तो वो सारी चीज़ें इसमें चीज़ें क्लियर हो गया, समझे। ओके, आई थिंक वो क्वेश्चन मेरा दिमाग में अभी भी खटक रहा है यार कि आखिर क्या है। अच्छा ओके ओके ओके, क्वेश्चन ये पूछता था कि इसमें कि किस मोमेंट में ऐसे ड्यूरिंग विच मोमेंट ऑफ फार्मर डिड वल्लभ भाई पटेल गेट टाइटल ऑफ सरदार। उनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल, बट सरदार ऐड किया गया किस मोमेंट में? तो आपका भरदोई सत्याग्रह। क्लियर? आ जाओ, ठीक है, समझे। ओके, मेरठ, हो एक मिस्टेक हो गया, दो यहाँ पे, एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी, एक वर्कर्स मूवमेंट, आई थिंक ये छूट गए हैं। अगर तुम लोग मेहनत कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है, कि थोड़ा सा इतना थक गए हैं तो हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोग ये चीज़ कर लेना, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट जब ऐड करूँगा ना तो फिर इसमें भी आंसर दे दूँगा। वर्कर्स मूवमेंट, नाम सोचो, वर्कर लोग मूवमेंट किया, ठीक है, मूवमेंट किया, क्यों? क्योंकि भाई बहुत बुरा कंडीशन था, बहुत कम पैसा देता था, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्या कर सकता, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था ब्रिटिश रूल के दौरान। इसलिए क्या फॉर्म हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC 1920 में, ताकि क्या एक ऑर्गेनाइज हो सके वर्कर का, वर्कर ने ऑर्गेनाइज किया किसके लिए? अपने हक के लिए, ठीक है, फाइट फॉर देयर राइट्स। हिंदी समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है? तो वही सब चीज़ें बस इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लेना, ताकि क्या, क्यों, क्या
भाई बेटर वेजेस मिल सके, अच्छे दाम मिल सके, अच्छे मतलब क्या बोलते पैसा मिल सके। इतना दिन भर सोचो दिन भर तुमको काम करा रहा है, तुमको दे 1 रुपया, तुम कहाँ से मानोगे, है ना। तो वही वाली चीज़ है ना। और टाइम फिक्स कर सके भाई, इतना घंटा से इतना घंटा, ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हो तो करो, अभी करते रहो, रात हो जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, वो मतलब नहीं, करते रहो, तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके, ख़त्म हो सके, एंड, ठीक है, समझे। फिर ये भी मूवमेंट वही वाली चीज़ें, लोगों जाने अपने हद अधिकार अवॉइड किया गया, वर्कर्स को उसके लेबर्स को राइट्स के बारे में, और ये जो क्या क्या विद लार्ज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे चौरी चौरा, आई थिंक, हाँ चलो, चौरी चौरा में क्या हुआ था यार, 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात है। बहुत लोग, अच्छा ये थिंक, आई थिंक 1922, एक मिनट, ये तो हो चुका था ना, 1 मिनट, अच्छा वही वाला आ गया, इसी में रिपीटेड हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन वही वाली बात है कि ये हुआ था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, 22 पुलिसमैन जख्मी हो गए थे, इसी कारण से गांधी जी ऑफ कर देते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, ठीक है, समझे, ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर। 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन, कि बताइए दांडी मार्च के बारे में अकाउंट बताइए, ठीक है। अकाउंट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ दांडी मार्च, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सिंपल सा, गांधी जी स्टार्टेड किए थे सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट विद दांडी मार्च। दांडी मार्च कब से था, 24 दिन का पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, कब से कब तक, याद है डेट, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। अपने फॉलोअर्स के साथ 250 किलोमीटर चले साबरमती से दांडी। कितने फॉलोअर थे वो भी पता है तुम्हें। कोस्टल विलेज इन गुजरात, उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, वो जो साल्ट में टैक्स लगाया था उसके लिए लड़ा था, ठीक है, ठीक। और साल्ट को ही क्यों लिया, क्योंकि नमक सबको ही खाते हैं, इसी कारण से, ठीक है। एट दांडी, ठीक, गांधी जी ने क्या किया, साल्ट को ब्लॉक किया, ठीक है, फ्रॉम सी वाटर से, और इंस्पायर किया इंडियंस को, ठीक है, किस तरीके से लड़ना है ब्रिटिश लॉज के साथ। इसी के साथ क्या हो गया, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल, से फिर क्या हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का, ठीक है। याद रखना क्या ऑब्जेक्टिव था, कि उन्होंने जो भी लॉ लगाया है, टैक्स लगाया है, इसको आगे उसके अगेंस्ट लगाया, ठीक है। और ये चैलेंज किया ब्रिटिश को, कि अथॉरिटी को हम लोग क्या करेंगे, पीसफुली करेंगे, शांतिपूर्वक नॉन वायलेंस मीन करेंगे, इंस्पायर करेंगे इंडिया को, ताकि वो लोग एक साथ मिलकर फाइट कर सके और आज़ादी ले सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें था, ओके। क्या रिजल्ट आता है सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का, फेल हुआ कि पास हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले बहुत लोग जुड़ने लगे, मिलियंस ऑफ इंडियन वुमेन, फार्मर, सब लोग ज्वाइन होने लगे। देखो मैं चीज़ों को ना वापस से रिपीट, वही सब चीज़ों को लेकर आओ, ताकि एक चीज़ से 2-3 जगह काम कर सको। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यूनिटी हो गया। जब पीपल आएंगे तो लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, यूनिटी होगा। तो सब एक साथ आए, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के। क्या हुआ, ब्रिटिश के इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि भाई तुम उसके सामान को बंद कर दोगे यूज़ करना, बॉयकॉट कर दिए, ठीक है। तो उनके सामान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ब्रिटिश इकोनॉमी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश तब वो क्या हो गया, मजबूर हो गए, फिर गांधी जी से बात करने चले गए, लीडर से बात किया। फिर क्या बात हुआ, अपना वो गांधी अर्बन पैक्ट तभी पढ़ा कि 5 मार्च 1931 को हुआ, कि भाई ठीक है हम लोग से गलती हो गया, छोड़िए, आप लोग को क्या क्या चाहिए बताइए, ठीक है। फिर गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल ज्वाइन किया, बात खत्म, बस हो गया। और लोग क्या हो गया, इसका रिजल्ट ये भी निकला कि लोग क्या प्रिपरेशन कर लिए, सीख लिए कि हम लोग को चाहिए तो लड़के ही लेना होगा, जैसा अभी भी है, कुछ भी चाहिए तो लड़के लेना पड़ता है, समझे, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सब चीज़ के लिए, ओके। कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, किस्मत से भी दुनिया से भी। डिस्क्राइब द फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड ऑब्जेक्टिव। फाउंडेशन, आपका स्वराज पार्टी का फाउंडेशन के बारे में बताना, और क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ज़रूरी था बनने का, ये वाली चीज़ें क्वेश्चन है। व्हेन एंड व्हाई, क्यों। देखो स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय 1923, लीडर जैसे चित्तरंजन दास, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। पहला ऑब्जेक्टिव, आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों। देखो वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये मूवमेंट बंद हो, वो लोग चाह रहे थे भाई एक तो ये सारी चीज़ें हो गया, अभी गांधी जी बंद कर रहे हैं, ठीक है, एक तो अच्छा ही, वो लोग क्या सोचेंगे, अपने देश के लोग यही सोचेंगे कि जला दिया तो ठीक ही किया ना वो लोग का। लेकिन गांधी जी तो नहीं चाह रहे थे कि नॉन वायलेंस नहीं हो, ठीक है, लोग आराम से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बट ये लोग नहीं, कि हम लोग मतलब फाइटिंग में बिलीव कर रहे थे, है ना, कि हम लोग जल्दी से लेंगे, ठीक है, वही वाली चीज़ है। फिर क्या हो गया, टकराव हो गया, तो उन्होंने स्प्लिट हो गया, वो लोग अलग अलग हो गए। ओवरऑल कहानी बता रहा था कि समझ सको, क्योंकि बहुत सारे डेप्थ की चीज़ें हैं जो आगे जाके
तुम लोग पढ़ोगे नहीं हिस्ट्री, है ना, बट पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, ये सब चीज़ आ जाता है हिस्ट्री पॉलिटिक्स में। स्प्लिट हुआ कांग्रेस, ठीक है, फिर वो उन्होंने क्या बनाया, स्वराज पार्टी बना लिया, ठीक है, जो हम लोग अपना बनाते हैं, ठीक है, हम लोग करेंगे बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और वॉइस उठाएंगे, ठीक है, डिमांड रखेंगे, और इसलिए फॉर्मेशन क्या हुआ, स्वराज पार्टी का, समझे। ओके, क्या हुआ स्वराज पार्टी का अचीवमेंट क्या रहा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक तो वो जितने पॉलिसीज़ आते थे ब्रिटिश का, उसमें क्या करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको क्या अपोज करते थे, ठीक है, और वो जो भी डील वगैरह होता था जो हार्मफुल होता था इंडियन के लिए, उनको ब्लॉक कर देते थे, ठीक है, हटाओ, बंद करो, ठीक है। और ये जो होता है, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इशूज़ था, क्योंकि भाई ये लोग तो अलग है, ठीक है, अब हम लोग मतलब होता है ना कि पावरफुल थोड़ा, जिसमें ज़्यादा खून रहता है ना, खौलता है, वो सब थे इस पार्टीज़ में, है ना। उन्होंने जो भी इशूज़ था, जैसे टैक्सेस हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, ये सब कंडीशन पे वो बार बार आवाज़ उठाते थे, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, और और क्या करते थे, दे वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट्स, वो काम करते थे राइट्स को, अपने जो अधिकार है और इंडिया का उसको बचाने के लिए, ठीक है, और डिमांड करते थे पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये वाला उनका डिमांड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पब्लिक मूवमेंट हाउ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों पब्लिक मूवमेंट हुआ था, क्योंकि देखो बहुत लोग जुड़े थे, है ना, बहुत लोग जुड़े थे, क्यों जुड़े थे, कब हुआ था, जलियांवाला बाग के बाद हुआ, सब सुना है ना, तो खान खून तो खोला, बॉयकॉट किया था पूरा पीपल, उसके स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ठीक है, सौदे से अपना, देखो वही वाली चीज़ें हैं, बस इसमें इसमें पेस्ट कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पब्लिक में, क्या मतलब किस तरीके से, तो लोग जुड़े थे, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ पब्लिक मूवमेंट, बिकॉज लिख करके अपना कहानी लिख देना, बहुत लोग जुड़े थे, बॉयकॉट कर दिया था किसका, जो भी गुड्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जो भी गवर्नमेंट जॉब था उसका जो भी जॉब था नहीं करने का, नहीं करेंगे हम लोग, अपना स्वदेशी गुड्स, ठीक है, अपना सामान है जो भी इंडिया में यूज़ होता है उसको करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेस्ट को, सॉरी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्राइक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें, और क्या होगा, यूनिटी होगा, नेशनल यूनिटी होगा, अलग अलग रिलीजन, अलग क्लासेस, जो भी है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सब मिलके क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो, क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। ओके, वाई वाई वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म, अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म क्यों हुआ पहला, ठीक है, देखो रीज़न फॉर ऑल इंडिया को, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ चीज़ें ताकि तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्यों फाउंड हुआ, किस लिए फाउंड हुआ, ये जो अभी आपने पढ़ा, जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहा ना, जस्ट ऊपर पढ़े ना, ये वाला किधर गया बच्चे, आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ाया तुम्हें, किधर गया भाई, ये नहीं, ये वाला नहीं यार, ये देखो वर्कर्स मूवमेंट, सेम चीज़, टिट्टो कॉपी पेस्ट मार देना, बस थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना, ये लिख देना कि किधर गया बच्चा, किधर गया, हाँ, AUTAC किस लिए फाउंड हुआ, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा किसके अगेंस्ट, आपका किसके अगेंस्ट बोलो ना जी, आपका देखो ये 1920 का फॉर्म हुआ, ठीक है, वो बात याद है, क्या आपका वर्कर्स ने किसके अकॉर्डिंग, ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कराते थे, ठीक है, और बेटर वेजेस के लिए डिमांड था, कितना घंटा काम करना वो भी फिक्स बता दो, ठीक है, ब्रिटिश के जो पॉलिसीज़ थे उनके अकॉर्डिंग, उनके लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही वाली चीज़ आप इसमें ऐड कर देना, ख़त्म, ठीक है, शॉर्टकट, और शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं उसको। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ना, कि हाउ डिड एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, टू राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब बोलना चाह रहा है कि एजुकेशन का क्या हेल्प रहा, इंग्लिश एजुकेशन दे, ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश एजुकेशन जो पढ़ाया लोगों को, ठीक है, वहाँ पे कॉलेजेस थे, क्या हेल्पफुल रहा, ठीक है, क्या रोल रहा, तो सबसे पहले अवेयर हो लोग, ठीक है, बारे में जाना, ठीक है, ये भी कहानी पढ़ा कि वहाँ के लोग इस तरीके से लड़े थे, ठीक है, बड़े बड़े थिंकर्स के बारे में जाना, वो लोग लड़े थे, ठीक है, डेमोक्रेसी हासिल किया, तो बहुत सारी चीज़ें कि इंग्लिश एजुकेटेड एक्सपोज इंडिया टू आइडियाज़, वही लोग आइडियाज़ दिया किसका, इक्वल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, पीपल की बात कर रहा है ना, और यूनिटी हो जाए अमॉन्ग द पीपल, कॉमन लैंग्वेजेस फॉर एजुकेट डिफरेंट फ्रॉम, सॉरी इट प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज दिया, क्योंकि सबका अलग अलग लैंग्वेज था, तो ब्रिटिश इंग्लिश
एजुकेशन लेके आया था, क्या वो फ़ायदा हुआ कि लोग एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, सबको ही समझ गया हाँ ठीक है एक ही कॉमन लैंग्वेज है, और ये डिफरेंट रिलीजन के लोग क्या हो सके आपस में बातचीत कर सके, पता चला जैसे तुम्हारा लैंग्वेज कुछ और है उसका लैंग्वेज कुछ और है। बाय द वे दोनों को अगर नहीं हिंदी नहीं आता बीच में तो तुम लोग दोनों को हिंदी नहीं आता, तुम लोग बातचीत कर पाते हैं नहीं ना। तो ये भी एक फ़ायदा ना हुआ कि एक कॉमन लैंग्वेज दिया, दोनों सीख लिया, अब दोनों बात करने लगा कि ये क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। और जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग समझेंगे, ठीक है, ब्रिटिश को पॉलिसीज़ को वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सही कर रहा नहीं कर रहा, फॉर्मेशन हो रहा है, लीडर्स बन रहे हैं एजुकेटेड लीडर, जैसे महात्मा गांधी हो गया, ठीक है, ये लोग तो बाहर से पढ़ के आए थे बट फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन हुआ लीडर्स लोग का, एजुकेटेड लीडर्स लोग का, जैसे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, उसको बहुत सारे है ना। और क्या फैला इससे से क्या फैला आपका स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, बुक्स वगैरह हुआ, स्पीचेस वगैरह दिया, जो इंग्लिश जो है ये क्या दिया, हेल्प किया फैलाने में नेशनलिस्ट आइडिया अक्रॉस द पूरा पूरा कंट्री में, समझे समझे। अगर वो पढ़ते ही नहीं तो हम लोग समझते ही नहीं, ठीक है। चलो ओके, आई थिंक व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, आई थिंक ये क्वेश्चन छूट गया बट इसको भी ऐड कर लेंगे। देखो ये चैप्टर 2 का है तो आई थिंक मैंने बस चैप्टर का क्वेश्चन टाइप करके रखा है, आंसर नहीं किया है। बहुत टाइम लगा यार, बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा बट तुम्हें समझाना था किस तरीके से याद रख सकते हो चीज़ों को, होपफुली तुम्हें समझ में आया, कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।